नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ जीएसटी एक्ट एंड रूल में जो बदलाव कर दिया गया है उसके बारे में समझेंगे। बहुत सारी चेंजेस कर दिया है गवर्नमेंट ने। अभी जो मीटिंग हुई थी उसका इफेक्ट लाने के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन और सर्कुलर इशू किया है, जिसकी वजह से जीएसटी एक्ट में बहुत सारे अलग अलग बदलाव आ गए हैं। चलिए समझेंगे डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपील ट्रिब्यूनल में। अगर आप अपील फाइल करते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल बताया है कि देखो, अपील अगर आप फाइल करेंगे तो अपील ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है और अपील 05 के अंदर फाइल होगा इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब जीएसटी पोर्टल पे आप अपील फाइल करेंगे, फॉर्म अपील 05 में होगा, APL 05 के अंदर। उसके बाद जैसे ही आप अपील फाइल कर देंगे, एप्लीकेशन फॉर मेमोरेंडम क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए APL 06 में इशू किया जाएगा, फाइनल एक्नॉलेजमेंट भी इशू किया जाएगा। ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी विद इन 7 डेज़ के अंदर आप जमा करना होगा फिजिकली। ठीक है, अपील फाइल करने के बाद अपील ट्रिब्यूनल में। अपील फाइलिंग की फ़ीस क्या होगी? तो अपील फाइलिंग की जो फीस होगी वो 1000 रुपये होगी एवरी 1 लाख पे। ठीक है, जो 1 लाख की डिमांड होगी उसकी हर 1 लाख पे 1000 रुपये होगी। मिनिमम 5000 और मैक्सिमम 25000 तक की इसमें फ़ीस जाएगी। अपील को विड्रॉल भी किया जा सकता है, ऑर्डर इशू होने से पहले आप अपील को विड्रॉल कर सकते हैं। इसके लिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है। ये जो रूल बताया इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है रिसेंटली। नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 का देख सकते हैं, जो कि 10 जुलाई 2024 को इशू किया गया है। उसके बाद अगला जो चेंजेस है वो DRC 03 के अंदर है। जब आप DRC 03 को फाइल करते हैं तो अब उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट इशू किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, DRC 04। हाँ जी दोस्तों, DRC 03 फाइल करने के बाद ऑफिसर को रिक्वायर्ड होगा कि वो DRC 04 इशू करे। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 12/24 देख सकते हैं। सेंट्रल टैक्स का नोटिफिकेशन है, 10 जुलाई को आया है ये। ठीक है, इसके बाद अमेंडमेंट कर दिया गया है DRC 01A में। DRC 01 कि जब आप एक्नॉलेजमेंट करते हैं या पेमेंट करते हैं या रिप्लाई देते हैं आप DRC 01 का, तो उसके में जो रिसिप्ट होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे अपडेट है। अपडेट ये है कि जैसे ही रिप्लाई रिसिप्ट होगा या पेमेंट रिसिप्ट होगा अगेंस्ट DRC 01 के अगेंस्ट में, तो प्रॉपर ऑफिसर को इशू करना होगा एक इंटीमेशन, जो कि पार्ट C में होगा। DRC 01 के फॉर्म पार्ट C में उनको इशू करना होगा इंटीमेशन कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें उनको यहाँ पे रीज़न देना होगा। इसके लिए भी नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 का, जो कि 10 जुलाई को इशू हुआ, उसको देख सकते हैं। उसके बाद DRC 03 के अगेंस्ट जो आउटस्टैंडिंग डिमांड होगी, मतलब जो DRC 03 में पे किया है या DRC 03 के अंदर जो डिमांड होगी, सेटलमेंट से रिलेटेड यहाँ पे अपडेट है। उसके बाद अगला जो अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन अमाउंट लाइंग इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। दोस्तों, GST या 3B को लेट फाइल करने पे आपको इंटरेस्ट पे करना होता था अंडर सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि जब आप GST का चालान लेट जमा कराते हैं तो आपको उस केस में इंटरेस्ट देना पड़ता है, या लेट GST या 3B फाइल करते हैं तो उस केस में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट चेंजेस कर रही है, रूल 88B के अंदर अमेंडमेंट कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 3B की रिटर्न फाइल करने से पहले बैलेंस रहता है तो उस केस में उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। और अगर ड्यू डेट के बाद आप चालान जमा करा रहे हैं GST अपना कैश लेजर में, फिर GST की पेमेंट कर रहे हैं 3B के थ्रू, तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 12/24 देख सकते हैं, जो कि 10 जुलाई का है। यहाँ पे साफ साफ बोला है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर ड्यू डेट से पहले अमाउंट रहता है या अमाउंट डिपॉजिट कर रखा है आपने या अवेलेबल है और 3B डिले भी फाइल किया है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आपने बाद में चालान जमा कराया है ड्यू डेट के बाद में 3B की और उसके बाद कैश लेजर में अमाउंट आया है, तब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। उसके बाद अगला जो बात करें, ऑथेंटिकेशन के अंदर चेंज हुआ है GST रजिस्ट्रेशन में। अब GST रजिस्ट्रेशन जो होगा वो बायोमेट्रिक आधार बेस ऑथेंटिकेशन होगा। हाँ जी दोस्तों, अब जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे तो उस केस में गवर्नमेंट जो है फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए आधार बेस ऑथेंटिकेशन शुरू कर रही है। ठीक है, और ये फेस मैनर में पूरे देश में लागू किया जाएगा, जहाँ पे फोटोग्राफ लिया जाएगा एप्लीकेंट का। ठीक है, उसका बायोमेट्रिक किया जाएगा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। ओरिजिनल जो है उसकी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा जो अपलोड कर रखा है।
उसके बेस पे उनको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। इसके इफेक्ट के लिए आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इसके लिए इशू किया है। नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 का, जो कि सेंट्रल टैक्स का है 10 जुलाई का, और नोटिफिकेशन नंबर 13/24 सेंट्रल टैक्स का है 10 जुलाई का। उसके बाद बात करें, एक नया फॉर्म, नई GST रिटर्न जो होती है वो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है GST लॉ में अमेंडमेंट करके। एक नया फॉर्म आपको GSTR1 दिखेगा। GSTR1 जो है आप करंट टैक्स पीरियड का फाइल कर सकते हैं 3B फाइल करने से पहले। अगर आप GSTR1A आप फाइल कर सकते हैं GSTR3B के फाइल करने से पहले आपने GSTR1 फाइल किया, उसमें कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई, तो GSTR1A के जरिए आप उसको मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं, लेकिन GSTR3B फाइल करने से पहले, ताकि आपकी 3B के अंदर करेक्ट टैक्स लायबिलिटी आ जाए। और ये GSTR1A जो होगा उसका इफेक्ट आपको 3B में दिखेगा। साथ ही साथ GSTR2B जो होगी उसके अंदर भी GSTR2A का जो डिक्लेयर इनवॉइसेस होंगे या जो भी चेंजेस होगा उसका इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। GSTR2B हो या GSTR2A, दोनों में आपको देखने को मिलेगा इसका इफेक्ट। तो GSTR1 में किस किस क्या क्या डिटेल जाएगी, इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी, इंटर स्टेट या स्टेट है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया उसकी डिटेल जाएगी, यानी B2B सेल्स, B2C सेल्स को दिखा सकते हो। और ऐसे पर्सन जिसकी इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख से ऊपर है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसकी डिटेल भी आप दिखा सकते हो। कॉन्सोलिडेटेड डिटेल जाएगी अनरजिस्टर्ड पर्सन की, ठीक है, मतलब B2C सप्लाई की कॉन्सोलिडेटेड डिटेल जाएगी। और B2C लार्ज है, 1 लाख से ऊपर की वैल्यू है इनवॉइस का, उसकी भी कॉन्सोलिडेटेड डिटेल जाएगी। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की डिटेल्स जाएगी, ठीक है, GSTR1A में। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 12/24 देख सकते हो, जो कि 10 जुलाई का है। B2C के अंदर लिमिट चेंज कर दिया GSTR1 में, ठीक है। लिमिट क्या कर दी, B2C के अंदर जो लिमिट होती थी पहले 2.5 लाख रुपए होती थी कि भाई 2.5 लाख से ऊपर है तो B2C लार्ज में आप इनवॉइस को दिखाओगे, लेकिन अब इसकी लिमिट को घटा के B2C की 1 लाख रुपए कर दी है। 1 अगस्त 24 से इसकी लिमिट घट गई है। 1 लाख से नीचे का अगर इनवॉइस होगा तो आपको क्या क्या करना होगा, एक तो आपको इनवॉइस के ऊपर पर्सन की डिटेल सारी लिखनी होगी, जैसे नाम, फ़ोन नंबर, उसका पैन नंबर, उसका एड्रेस। पहले B2C है तो ये मैंडेटरी नहीं होता था, अभी ये मान के चलो कि मैंडेटरी होगा। प्लस B2C लार्ज के अंदर आपको 1 लाख से ऊपर वाले इनवॉइस की डिटेल देनी पड़ेगी। B2C लार्ज होता है तो उसमें प्रॉपर इनवॉइस की डिटेल जाती है, जबकि B2C स्मॉल हो तो उसमें प्रॉपर इनवॉइस की डिटेल नहीं जाती है, केवल स्टेट आ गया और टैक्सेबल सप्लाई और टैक्स रेट वगैरह डाल के सबमिट कर देते हैं। लेकिन B2C लार्ज में सारी डिटेल जाती है। तो अब ये नोटिफिकेशन नंबर 12/24 देख सकते हैं, 10 जुलाई 24 से आपको देखने को मिलेगा। B2C की इनवॉइस की लिमिट 1 लाख कर दी है। अगर 1 लाख से ऊपर का इनवॉइस होगा तो आपको B2C लार्ज में उसको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद चेंजेस की बात करें तो क्या क्या चेंजेस कर दिया। अगला GSTR4 में चेंजेस कर दिया। GSTR4 में 30 अप्रैल डेट होती थी, ठीक है, GSTR4 की, अब फाइनेंशियल ईयर से 30 जून कर दिया है। GSTR4 की जो लास्ट डेट होगी वो 30 जून होगी। नोटिफिकेशन नंबर 12/24 देख सकते हैं, 10 जुलाई का है। सारे साथ चेंजेस किया GSTR2B में। GSTR2B में अब आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर नेगेटिव बैलेंस होता है ISD में या RCM में तो वो आपको 4B2 के अंदर दिखेगा। सो दोस्तों, अगला जो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा रिवर्जल का दिखेगा। रूल 37A का रिवर्जल दिखेगा। इस केस में अगर सप्लायर ने GSTR1 फाइल नहीं किया या 3B फाइल नहीं किया या GSTR1 फाइल कर, GSTR1 यही का चक्कर है भाई। सो दोस्तों, अब GSTR2B में आपको रिवर्जल का एक नया ऑप्शन दिखेगा। रूल 37A के अकॉर्डिंग रिवर्जल दिखेगा कि अगर मान लो सप्लायर ने GSTR1 फाइल कर दिया और 3B फाइल नहीं करी टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग, तो उस केस में ITC का रिवर्जल होगा और वो 2B में आपको ITC रिवर्जल के अंदर दिखेगा। नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 को देख सकते हैं। GSTR3B में चेंजेस देखने को मिलेगा। अब कोई भी नेगेटिव लायबिलिटी रहती है प्रीवियस टैक्स पीरियड की, वो अलाउ होगी और एडजस्ट कर सकते हैं करंट पीरियड की 3B के अंदर। अगर कोई नेगेटिव लायबिलिटी रहती है, मान लो सेल माइनस में चली गई आपको, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं 3B के अंदर। 3B के अंदर उस तरह की वैल्यू अब अलाउ होगी। नोटिफिकेशन नंबर 12/24 को देख सकते हैं। मान लो सेल आपकी रिटर्न हो गई, सेल रिटर्न हो गई, आपने नेगेटिव वैल्यू पुट करी तो अब अलाउ हो जाएगा। उसके बाद चेंजेस की बात करें तो GSTR9 में चेंजेस कर दिया गया है। GST9 में क्या क्या चेंजेस कर दिया गया है, सप्लायर जो अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर, उनके लिए एक सेपरेट कॉलम डाला गया है GSTR9 के अंदर। नॉन GST सप्लाई को मैंडेटरी रिपोर्ट करना होगा टेबल 5F के अंदर, और टेबल 8A जो हो वो ऑटो पॉपुलेटेड होगा अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 से GSTR2B के जरिए। अभी ये बहुत बढ़िया हो गया कि अब जो पहले टेबल 8A 2A पे आता था और 2A हर बार चेंज होता रहता था, लेकिन 2B चेंज नहीं होता। तो जो टेबल 8A होगा अब उसके अंदर वैल्यू 2B से दिखेगी। पहले मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना चुका हूं कि भाई 2A के अंदर जो डिटेल आती है वो टेबल 8A से 2A का उठ के आता है,
तो 2A तो चेंज होता रहता है, तो टेबल 8A में 2A में हमेशा डिफरेंस दिखता है, लेकिन अब दिखेगा ही नहीं क्योंकि 2B के जरिए टेबल 8A में डिटेल आएगी। तो 2B फिक्स हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको। इसी प्रकार से जो 2B का डाटा होगा उठ के टेबल 8A में आएगा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 से आपको देखने को मिलेगा, मतलब 23-24 की जब आप GSTR 9 कर रहे होंगे तो उसमें 2B का डाटा उठ के आएगा, न कि 2A का। ITC रिवर्स कर दिया प्रीवियस पीरियड का और क्लेम कर लिया करंट ईयर के अंदर, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है रिपोर्ट करने की टेबल 13 के अंदर। तो लिमिट है एनुअल रिटर्न की फाइल करने के लिए 2 करोड़ वाली, वो कंटिन्यू रहेगी। जिसकी 2 करोड़ से ऊपर है उसको मैंडेटरी होगा GSTR 9 फाइल करना, और 2 करोड़ से नीचे उसको मैंडेटरी नहीं है। नोटिफिकेशन नंबर 12/24 देख सकते हैं 10 जुलाई का, और 15/24 देख सकते हैं 10 जुलाई का, इसके इफेक्ट्स के लिए। TCS का जो रेट होता है उसको घटा दिया है गवर्नमेंट ने। ई कॉमर्स ऑपरेटर पे अगर आप सेल करते हैं, मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन पे अगर आप सेल करते हैं, ऑनलाइन सेल करते हैं, तो उसमें TCS जो करता था वो 1% करता था। अभी इसके रेट को रिड्यूस कर दिया, 0.5% TCS कटेगा, ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 12/24 देख सकते हैं जो कि 10 जुलाई का है। अब रिफंड के अंदर IGST को एडमिशेबल कर लिया जाएगा। अपवर्ड रिवीजन का कोई होगा एक्सपोर्ट प्राइसिंग, तो उस केस में उसका भी IGST आप मतलब रिफंड जो है वो क्लेम कर सकते हो, ठीक है, लेकिन विद इन द 2 ईयर के अंदर आप जो रिफंड की टाइम लिमिट है उसके अंदर ही आपको फाइल करना होगा, तभी मिलेगा आपको। प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर चेंज कर दिया गया है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था सर्कुलर नंबर 209 के अंदर 26 जून का जो इशू किया गया था। प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको चेंज देखने को मिलेगा कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप बिल कर रहे हैं, बिल टू एड्रेस और शिप टू एड्रेस डिफरेंट है, तो उसमें जहाँ पे गुड्स सप्लाई किया जा रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अगर बिल पे 2 एड्रेस है, बिल टू और शिप टू वाला, और बिल पे एक ही एड्रेस है, बिल टू वाला, तो जो बिलिंग एड्रेस होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। डिटेल में वीडियो है, जाके चैनल पे देखिए दोस्तों। उसको बता दें टाइम लिमिट RCM की, RCM से रिलेटेड अगर कोई टाइम लिमिट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो RCM से रिलेटेड, RCM का ITC रहता है तो उसको भी आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के जो रूल सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर टाइम लिमिट बताया गया है वो एप्लीकेबल होगा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के आप 30 नवंबर तक उसका ITC ले सकते हैं, ठीक है, जो इनवॉइस इशू किया जाएगा उस इनवॉइस की डेट से। दोस्तों ये है चेंजेस GST लॉ और GST एक्ट के अंदर जो अब आपको देखने को मिलेगा। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।